अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है, लेकिन जब उसका काम सफल हो जाता है तो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। वह सोच बैठता है कि हमारी ज़िंदगी अब ऐसो आराम के साथ गुजरेगी भी और कटेगी भी। लेकिन कहा भी गया दोस्तों, इंसान जिस तरह कर्म करता ना उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है, बल्कि जब कई लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड का, और उसी का एक ज़िला पड़ता है नैनीताल, और उसी का एक थाना लगता है रामनगर, और उसी का एक गांव पड़ता है बेलपोखरा। तभी मैं बात कर रहा हूं 30 जनवरी 2020 का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है। तो बेलपोखरा के गांव के जो लोग होते हैं उसी में से कुछ व्यक्ति वह उस समय अपनी खेतों की तरफ जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं उसी खेत में एक साइड में एक झाड़ी होता है, काफ़ी घनी होता है। तो उसी झाड़ी में देखते हैं कि वहाँ पर अभी धुआं उठ रहा है। वह व्यक्ति उस झाड़ी में लखना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला अर्धनग्न होता है, जली हुई अवस्था में पड़ी होती है। तुरंत वह लोग चौक जाते हैं, और जब चौक जाते हैं काफ़ी सहम से जाते हैं, तुरंत अपनी गाँव की तरफ भागते हैं। गांव की तरफ जाने के बाद गांव के लोगों को सूचना देते हैं, गांव के लोग भी पहुंच जाते हैं। तो देखते वहाँ नज़ारा भी गांव के लोग भी सहम से जाते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने रामनगर में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी दिनेश लाल महंत होते हैं। दिनेश लाल महंत जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। साथ में वहाँ के एएसपी और एसपी को ही खबर दे देते हैं ताकि जल्द इस घटना पर पहुँचा जा सके। दिनेश लाल महंत अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसी घटनास्थल पर पहुँचते हैं बेलपोखरा के गांव में, और जब पहुँचते हैं तो देखते घटनास्थल पर काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ है। भीड़ को हटा लेते हैं। हटाने के बाद उस डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं। देखते को महिला पूरी तरह से अर्ध जल चुकी होती है। देखने के बाद पुलिस भी काफ़ी सहम से जाते हैं। सहम से जाने के बाद थाना प्रभारी दिनेश लाल महंत जो होते हैं उस बॉडी का अच्छे से वहीं पंचनामा शुरू कर देते हैं। और जब पंचनामा करते हैं देखते हैं कि साइड में ज़मीन पर कुछ जो होते हैं काले काले मोबिल पड़े हुए थे। पुलिस समझ जाती है कि इसी मोबिल का उपयोग कर इस महिला के बॉडी को जलाया गया है। पुलिस जैसे ही अब पंचनामा करती, इसी बीच वहाँ के जो एसपी होते हैं एसपी पहुँच जाते हैं। सभी लोग मिलकर उस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हैं, लेकिन वहाँ पर उस महिला के और कोई सबूत नहीं मिलता कि यह महिला आई कहाँ से। पुलिस वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं ना, सभी से उस महिला की पहचान करवाना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं सभी लोग उस महिला का शिनाख्त करने से इनकार कर जाते हैं। जब इनकार कर जाते हैं तो एसपी जो होते हैं घटनास्थल पर देखते हैं कि साइड जो होता है उसी साइड में एक कार का चक्का जो होता है पड़ा हुआ होता है। पुलिस समझ जाती है कि यह कार का उपयोग जो होता है इस महिला के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है। हमें लग रहा है यह जो होता महिला हमारे यहाँ रामनगर के नहीं है, किसी और ज़िले की हो सकती है। पुलिस जो होती है अब इसी तहकीकात में और इसी शिनाख्त में लग जाती है कि आखिर यह महिला आई कहाँ और आई कैसे। पुलिस जो होती है जब यह सब कर लेती है, उस महिला के बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले इस महिला की शिनाख्त करने के लिए यह जानना चाहती थी कि आखिर में महिला जो होती है रहने वाली कहाँ थी। इसीलिए पुलिस फ़ोटो खींचकर अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, जिले वाइज थाने होते हैं, सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है ताकि जल्द से जल्द पता चल जाए कि कहीं किसी महिला का गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। पुलिस अपने थाने लौटाती है। थाने लौटाने के बाद पुलिस इसी खोज में लग जाती, काफ़ी खबरी लगाती है कि एक बार पता चलो कहीं कोई महिला गांव से कोई गुमशुदा तो नहीं है। खबरी भी लग जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने कहीं किसी महिला का गुमशुदा का मुकदमा निकल कर नहीं आता। न आ पाने की वजह से पुलिस को लगने लगता है यह केस हमारे लिए काफ़ी चैलेंज भरा होने वाला है, क्योंकि इस महिला को शिनाख्त भी नहीं हो पा रहा है। तो आखिर यह महिला जो होती है आई कहाँ से। और पुलिस जो होती है अब सोचने लग जाती है कि आखिर जाँच पड़ताल कैसे किया जाए। तभी वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं, साथ में एसपी होते हैं, एएसपी भी होते हैं, सभी मिलकर एक टीम गठित करते हैं जिसमें काफ़ी तेज़ तर्रार एसपी भी होते हैं। एसपी होने के बाद होता है दोबारा घटनास्थल पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उस घटनास्थल का दोबारा से मुआयना करते हैं, और जब मुआयना करना शुरू कर देते हैं तो पता भी लगाने लगते हैं कि आखिर कार जो होता है किस दिशा से आ जा सकती है। तभी पुलिस उस दिशा की और उस रास्ते की निगरानी करना शुरू कर देती है। पुलिस देखती है कि उस रास्ते में कहीं क्या कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है,
ताकि हो सकता है कार का शिनाख्त तो किया जा सके। अब पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज का उस समय निगरानी करती है और देखने लग जाती कैमरा कहीं मिलता है तो इसी दिशा में चलना शुरू कर देती है। और जब चलने लगती पुलिस को पता लग जाता है कि यार चूना खान और कमोल धमोल मार्ग पे लगभग कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हुए हैं। पुलिस उन सीसीटीवी कैमरे को अपने जो होता है निगरानी में लेती है। निगरानी में लेने के बाद उसका सीसीटीवी फुटेज जब देखना शुरू कर देती है, पता लगता है लगभग 110 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं। सभी को पुलिस काफ़ी घंटों से बारीकी से जो होता है फुटेज को निगरानी से देखना शुरू कर देती है। और जब देखने लग जाती काफ़ी घंटे लग जाते हैं, तभी पता चलता है किसी चूना खाना रोड जो पड़ता है 31 जनवरी 2020 को ही एक कार जो होता है बेलपोखरा के गांव तरफ दिखाई दे रहा जाते हुए। और जब दिखाई दे रहा लगभग 20 मिनट बाद फिर वह कार वापस आ जाता है। पुलिस सबसे पहले यह जानना चाहती थी कि आखिर इस कार का नंबर क्या है। और जब कार का नंबर देखने लग जाती है तो उसमें कार का नंबर जो होता है वो सीसीटीवी फुटेज जो होता है फुटेज में नहीं दिखाई पड़ता। ना दिखाई पड़ने की वजह से पुलिस काफ़ी अचंभा से रह जाती है। लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं उस फ़ोटोज़ को काफ़ी बार बार पलट के देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तभी उसी फुटेज में वो नंबर जो होता है देख जाता है। और पुलिस जैसे नंबर पाती उस नंबर की जाँच पड़तालने के लिए जो होता है काफ़ी इंक्वायरी बैठाती है। जब इंक्वायरी बैठ जाती है तो पता चल जाता है वह नंबर जो होता है इसी चकलुआ गांव के रहने वाले रमनजीत सिंह का है। और जैसे पुलिस पता पाने के बाद पुलिस की एक टीम जाती है, चकलुआ गांव पहुंच जाती है। रमनजीत सिंह के पास पहुंचती है तो देखते हैं रमनजीत सिंह जो होते हैं वहीं पर बैठे होते हैं। रमनजीत से पुलिस जो होती है उसी समय उस कार का फ़ोटो दिखाती है। देखने के बाद रमनजीत सिंह तुरंत ही फ़ोटो देखकर पहचान लेते, कहने लग जाते कि साहब यह तो हमारा कार है। पुलिस कहने लग जाती है कि आखिर 30 जनवरी 2020 को आपका कार कहाँ था। वह कहने लग जाते कि साहब यह तो कार हमारे बहनोई होता है, कुलदीप सिंह धर्मपुर चूना खान का रहने वाला होता है, जो हमारा कार हमसे मांग कर ही शाम के टाइम में ले गया था। अब पुलिस जैसे पता पाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है कुलदीप सिंह को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। और जब जाती है पता लगता है वह तो अपने गाँव में मौजूद नहीं है। अब पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि आखिर कुलदीप सिंह इस समय गया कहाँ, क्योंकि कुलदीप सिंह को जब पुलिस कस्टडी मिलेगी तभी पुलिस के सामने उस महिला के बारे में जिसकी हत्या करके बेलपोखरा के गांव में जला दी गई थी उसके बारे में तभी पूरी शिनाख्त हो पाएगी। पुलिस तुरंत जो होती है अब कुलदीप सिंह की तलाशी करने के लिए कुछ खबरी लगा देती है। खबरी लगाने के बाद पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस के सामने जो होता है कुलदीप सिंह का कहीं अता पता नहीं चलता। ना बन पाने की वजह से पुलिस टीम अब जो होती है काफ़ी टीमों को गठन कर लेती है ताकि जल्द से जल्द कुलदीप के बारे में पता चल सके। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है। तभी 11 फरवरी 2020 का दिन होता है। एक खबरी के द्वारा वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं महंत जी को पता लग जाता है कि इस समय कुलदीप सिंह जो होता है गडेरी नदी जो होता है उसी के पास एक पुल है, वहीं पर खड़ा हुआ है। पुलिस जैसी खबर पाती है तुरंत अपनी टीम को ले जाती है। टीम के साथ जब पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर कुलदीप खड़ा हुआ है, लेकिन कुलदीप जैसे ही पुलिस की वर्दी में देखता है तुरंत ही उसी समय भागना शुरू कर देता है। पुलिस टीम उसको दौड़ाती है, काफ़ी तेज तर्रार जब दौड़ा लेती है तो थक जाता है कुलदीप। पुलिस को कस्टडी में वहीं पर लेती है, लेने के बाद तुरंत थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है पुलिस तब उससे कड़ाई से काफ़ी पूछताछ किया जाता है उस महिला के बारे में। तभी कुलदीप कहने लग जाता है कि साहब असल में वह हमारा दोस्त है जो असल में दिल्ली का रहने वाला है, धर्मेंद्र कुमार आहूजा। उसकी अपनी पत्नी थी अनीता, जो उसने और हमने मिलकर उसके गला दबाकर हत्या कर दी। और जैसे पुलिस यह बात सुनने के बाद होता है कुलदीप की बातों पर पुलिस पूरा तो यकीन कर लेती है, लेकिन दंग सा रह जाती है। अब पुलिस का मकसद होता है सबसे पहले कुलदीप का जो दोस्त होता है रविंदर सिंह आहूजा को जल्द से जल्द अपने कस्टडी में लेने के लिए। इसीलिए पुलिस जो होती अब कुलदीप के ऊपर दबाव मारती है कि एक बार रविंदर के पास फ़ोन करो, जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। और जैसे कुलदीप इस बात को सुनता है, कुलदीप जो होता है उसी समय अपना मोबाइल निकालने के बाद अपना मोबाइल जो होता है स्पीकर पे डाल देता है और रविंदर के मोबाइल पर कॉल कर देता है। और बहाना मारते हुए कहने लग जाता है कि दोस्त, हमने जो तुम्हारी पत्नी का जो काम किया ना है काफ़ी तय तरीके से कर दिया है, उसका पाप धोने के लिए हमें जो होता है नैनीताल चलना पड़ेगा। और जैसे इस बात को रविंदर सुनता कहने लग जाता है कि दोस्त तुम एकदम बात तो सही कह रहे हो, अगर हम अपना पाप जाकर नैनीताल में धो लेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से संवर जाएगी। इसीलिए बताओ हमें इस समय कहाँ आना पड़ेगा नैनीताल चलने के लिए। अब जैसे यह बात कुलदीप सुनता है, कुलदीप जो होता है उसी समय थाना प्रभारी को इशारा करता है। थाना प्रभारी उसको अपने बताए हुए ठिकाने पर बुलाने की पूरी फिराक में लग जाते हैं। कुलदीप कहने लग जाता कि इस समय तुम ना मोतीचूर के रेलवे स्टेशन पे आ जाओ और जब आओगे हम तुमको वहीं रिसीव कर लेंगे। और जैसे रविंद्र इस बात को सुनता है तुरंत ही अपने घर से निकल पड़ता है। निकलने के बाद जाकर दिल्ली से जो होता है तुरंत ही ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद कुछ ही मिनटों बाद जाकर
मोतीचूर के स्टेशन पर उतर जाता और जैसे उतरता देखता उसी के सामने कुलदीप खड़ा हुआ है। कुलदीप को देखता उसके पास जाकर खड़ा होता है, 2 मिनट बातें करते। उसी बीच वहाँ काफ़ी सारे जो होते हैं पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पुलिस जाकर घेर लेते। घेरने के बाद पुलिस की टीम बिना देरी किए कुलदीप और रविंदर को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। पुलिस की टीम जब होती है अब इधर जब रविंदर से पूछने लग जाते हैं कि तुमने अपनी पत्नी का हत्या क्यों किया, तो रविंदर एक बार काफ़ी शोर में पड़ जाता, कहने लग जाता साहब हमारी पत्नी तो वहाँ नहीं थी, हमने अपने पत्नी को मुंबई में फिल्म सिटी में एक ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए भेज दिया है। लेकिन पुलिस जैसे ही उसकी बात सुनती उसके बात पर अब यकीन नहीं करती। ना कर पाने की वजह से पुलिस उसके सामने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू कर देती है। और जब पूछताछ शुरू कर देती है पुलिस के सामने बिना देरी किए रविंदर और कुलदीप दोनों बारी बारी तो टूट जाते हैं। लेकिन टूट जाने के बाद जो रविंदर जो अपनी पत्नी अनीता के बारे में पुलिस के सामने जो कहानी बयां करता है, इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। असल में रविंदर कुमार आहूजा जो होता है अब पंजाब के ही फिरोजपुर का रहने वाला होता है। रविंदर कुमार आहूजा के अपने परिवार भी होते हैं, उसके माता पिता भी होते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं। लेकिन उस समय रविंदर जो होता है अपने परिवार का खर्चा वर्चा नहीं चला पा रहा था, जिसकी वजह से रविंदर अपने परिवार का खर्चा वर्चा चलाने के लिए कई साल पहले जो होता है दिल्ली आकर रहना शुरू कर देता है। और जब रहना शुरू कर देता तो उसे भी जो होता अपनी नौकरी की तलाशी भी करने लगता है। उसकी तलाशी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाता है। वह ऋण वसूली के जो होता है एक एजेंट होता है। एजेंट होने के नाते वह काम भी करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाना शुरू कर देता है, कमाने भी लगता है। तभी उसकी मुलाकात जो होता है बदरपुर का एक इलाका पड़ता है, उसी का एक गली पड़ता है। उसी गली की रहने वाली होती है अनीता, जिसके टोटल 4 बहनें भी होते हैं। दोनों बहनें की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, लेकिन अनीता देखने में तो काफ़ी चंचल हो गई होती है, पढ़ी लिखी भी होती है। लेकिन अनीता का जो सपना होता है सबसे पहले फिल्म दुनिया में जाने का। अनीता उस समय तो काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन उसकी मेहनत जो होती है उस समय धरी की धरी रह जाती है। तभी अनीता की एक सहेली होती है। मैं अनीता जो होती है अपने दोस्त के पास जो होता है एक पार्टी में गई हुई थी। पार्टी में जाने के बाद वहीं पर उसकी मुलाकात जो होता है जाकर रविंदर आहूजा से हो जाता है। रविंदर आहूजा जैसे ही अनीता को देखता, देखने के बाद उसी पार्टी में एक ही नज़र में अनीता का दीवाना हो बैठता। हो बैठने के बाद दोनों की दोस्ती तो हो जाती है। होने के बाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करना शुरू कर देते हैं। जब बातें करने लगते दोनों में धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है। अपने प्रसंग भी चल पड़ता है। जब प्रेम प्रसंग चल पड़ता है तो दोनों का साथ उठना बैठना, साथ घूमना फिरना भी चालू हो जाता है। तभी दोनों मिलकर ज़िंदगी साथ बिताने का फैसला लेते हैं। और जब लेते हैं दोनों मिलकर काफ़ी तौर तरीके से भी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो होता है रविंदर अपनी पत्नी अनीता को अपने घर आकर बदरपुर में एक किराए के मकान में रखना शुरू कर देता है और अच्छी ज़िंदगी जो होता है जीना भी शुरू कर देते हैं। अनीता जो होती है अपने फिल्म सिटी में जाने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। और जब मेहनत करती है तो काफ़ी लोगों बड़े बड़े लोगों के साथ उड़का बैठका भी बना लेती है। तभी जो होता है अनीता की मुलाकात जो होता है बम्बई के एक फिल्म सिटी एजेंसी के रूप में हो जाता है। और जब एजेंसी के रूप में हो जाता है उसी एजेंसी में जाकर अब अनीता जो होती है काम करना शुरू कर देती है। तभी उसको जो होता है कुछ सहेलियों के साथ और कुछ लोगों के साथ जो होता है उसको काम भी मिल जाता है। फिल्म सिटी में जब मिलता है काम तो काफ़ी तौर तरीके से करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अनीता को जो होता है वह काम करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अनीता जो होती है उस समय जाकर जूनियर आर्टिस्ट लाने का काम जो होता है एजेंसी के थ्रू करना शुरू कर देते हैं। और जब करने लगती काफ़ी मेहनत करते हैं। अब इसी के बदले अनीता के पास थोड़े बहुत तो मुनाफा आना शुरू हो जाते हैं। धीरे जो मुनाफा होता है ये आगे आगे चलकर और बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो अनीता के पास काफ़ी सारे पैसे आने लगते हैं। अनीता अपनी ज़िंदगी जो होता है फिल्म सिटी में जाकर काफ़ी तौर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। इधर जो होता है अनीता अपने पति से काफ़ी दिनों तक दूर रहती है। लेकिन दूर ना रह पाने की वजह से अपने पति के पास जब आती है तो ज़िंदगी जो होता है अपने पति के साथ रहकर कुछ वक्त अच्छा बिताती है। लेकिन अच्छा बिताने के बाद भी इनके बीच ना कोई संतान होता, ना कोई इन्हें और सुख प्राप्त होता है। इधर अनीता जो होती है अपने पति अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतामय हो जाती है। तभी रविंदर को लगने लगता है हमारी पत्नी जो होता है बच्चों को लेकर काफ़ी चिंता में पड़ी है। इसलिए रविंदर जो होता है अपनी पत्नी अनीता को लेता है साथ और ले जाकर बच्चों के जहाँ पर गोद लेने का सिलसिला होता है वहीं पर पहुँच जाता है। जाने के बाद वहीं से एक बच्चा गोद ले लेता है और लाकर अपनी ज़िंदगी उस बच्ची के तहत गुजारना शुरू कर देता है और गुजारने भी लगता है। अनीता जो होती है अब ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता है अपने पति के पास देना शुरू कर देते हैं। और जो होता है रविंदर ज़्यादा समय जो होता है अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देता है। और जब काम पे ध्यान देने लगता है तो इसी बीच जब शाम को लौटता देखता कि अनीता जो होती ज़्यादातर मोबाइल पर व्यस्त रहती, किसी ना किसी से हंसते खेलते मोबाइल पर बात करती और चिल्लाती हुई चैट भी करती थी। लेकिन यही बात जो होता है रविंदर आहूजा को पसंद नहीं होता। रविंदर आहूजा जब भी मोबाइल देखता है, जब भी उसको बोलता है तो अनीता उसी बीच लड़ झगड़ बैठती है। अनीता से जो होता है
रविंदर कभी कभी मन मुताबिक पूछ भी बैठता था कि आखिर तुम किससे बात करती हो। अनीता कह जाती कई हमने जो होता है बड़े बड़े सिटी के जो मालिक हैं उनसे बात कर रहे हैं अपने फिल्म दुनिया की सिटी के बारे में। और जैसे आवाज़ होता है रविंदर सुनता है, उसी समय कहने लग जाता कि हो सकता है हमारी पत्नी का किसी न किसी के साथ अफेयर ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे अफेयर के साथ हमारे साथ ज़िंदगी बिता रही है वैसे किसी के साथ ज़रूर ज़िंदगी बिताने की सपना देख रही है। लेकिन इस बात को इग्नोर तो जो होता उस समय रविंदर कर देता है। फिर और टाइम आ जाता है, फिर भी देखता हर बार अनीता जो होती किसी न किसी से फ़ोन पर लीड के थ्रू लगी पड़ी होती है। तभी उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारी पत्नी किसी से ना किसी से ज़रूर उसका रिश्ता बना हुआ है। इसीलिए सोचता कैसे अपनी पत्नी के बारे में पूरी सच्चाई पता करें और या फिराक में लगा रहता है। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, उसी भी उसकी जो पत्नी होती है किचन में मकवे पर खाना बना रही होती है। उसका मोबाइल उस समय बेडरूम में पड़ा होता है। जाकर अब रविंदर आहूजा मोबाइल अपने हाथ में लेता है। पूरी मोबाइल खोल के देखते ना तो एक प्रोफाइल होता है, व्हाट्सअप होता है। उसी व्हाट्सअप में देखता एक चैटिंग थ्रू पे एक नाम लिखा होता है और उसी चैटिंग को जब खोल के देखता उसमें काफ़ी गंदे गंदे फ़ोटो पड़े होते हैं, कुछ प्राइवेट मूवमेंट के फ़ोटो होते हैं। अब वह देख कर तुरंत रविंदर पहचान लेता है कि हमारी पत्नी का इसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात की जिक्र आकर उसी समय मोबाइल के थ्रू अपनी पत्नी अनीता से करता। अनीता जैसे देखती उसका चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन अनीता कहने लग जाती है हमारे बीच कोई कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन रविंदर जो था अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता। वह सोच बैठता कि हमारी पत्नी हमारे साथ दगाबाज तो कर रही है, लेकिन अब हमारी पत्नी हमारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं रहना चाहिए। और उसी समय फैसला भी ले लेता है कि जो पत्नी हमारे साथ धोखा कर सकती ना उसके साथ तो हम पूरी ज़िंदगी भी छीन लेंगे। और इसी फिराक में आए दिन रविंदर जो होता है अब अनीता को ज़िंदगी के छीनने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता है, लेकिन हर बार उसका हथकंडा जो होता है फेल होता चला जाता है। तभी काफ़ी उदास हो जाता है। इसी उदासी को दूर करने के लिए रविंदर का एक दोस्त होता है जो नैनीताल के ही रामनगर का रहने वाला होता है, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो होता है रविंदर का काफ़ी गहरा दोस्त इसलिए होता है कि उसके साथ जो होता है मिलजुल कर उसके जो होता कामों में हाथ बढ़ाता था। और जब दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद रविंदर मौका निकाल कर उसी के पास पहुंच जाता है और अपनी पत्नी के बारे में सारी सच्चाई बेरुखी वाली बात बता देता है। और जब बता देता कहने लग जाता है दोस्त हमारी जो पत्नी है अनीता को हमारे रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब इसीलिए जैसे यह बात को अब कुलदीप सुनता है तुरंत ही रविंदर की बात को अपने दिल में समा लेता। समाने के बाद रविंदर की बात मान लेता, कहने लग जाता ठीक है मैं तुम्हारी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारा पूरा साथ देंगे। और रविंदर जो होता है उसी समय एक चाल चलते हुए कहने लग जाता है। रविंदर जो होता है जैसी आज बात कहता है कुलदीप तुरंत उसकी बात में हामी तो भर लेता, कहने लग जाता कि तुम एक बार मना दाना कर अपनी पत्नी को हमारे इलाके रामनगर ले आओ, इसके बाद सारा काम हमारा है, कैसे उसको ठिकाना लगाना है। अब रविंदर जो था कुलदीप से कहने लग जाता ठीक है हम तुम्हारे काम को अंजाम देने के लिए ना पूरी तरह से तुम्हारे प्लान में तो शामिल हो गए हैं, अब हमारे प्लान को तुम कामयाब करो। और जैसे ही कुलदीप इस बात को सुनता कह बैठता है ठीक है तुम्हारा प्लान तो हम कामयाब कर लेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब जैसे आवाज़ सुनता रविंदर समझ जाता है कि ज़रूर कुलदीप को कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसके खाते में उसी समय 2000 रुपये डाल देता। डालते हुए कहने लग जाता ठीक है तुम कुछ रस्सी का इंतज़ाम कर लो और कुछ मोबाइल का काले इंतज़ाम कर लो। और जैसे यह बात सुनता है कुलदीप तुरंत ही उसकी बात को सुनकर तैयार हो जाता है। अपने घटना को अंजाम देने के लिए 24 जनवरी 2020 का दिन होता है, अपने घर चला आता है। और जब चला आता अपनी पत्नी से 3-4 दिन तो मीठी मीठी बातें कर अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसा लेता है कि उसकी पत्नी जो होती हर बात उसकी माननी पूरी तरह से तैयार हो जाती है, उसकी हर बात मानने लगती है। और जब मानने लगती है अपनी पत्नी से एक दिन काफ़ी प्यार भरे लफ्ज़ों में कहना शुरू कर देता है कि हमारा एक दोस्त है कुलदीप सिंह जो असल में रामनगर का रहने वाला है, उसी की एक महिला काफ़ी करीबी उसकी दोस्त है। वह महिला जो होती है मुंबई में रहती है। मुंबई रहने के बाद काफ़ी लेडीज़ों को ट्रेनिंग भी देती है, ट्रेनिंग देकर उनको जो होता है फिल्म सिटी की दुनिया में भेज देती है। और जब भेजती है तो उनकी ज़िंदगी भी बन जाती है। चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बन जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी तो चमक उठेगी, तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरा हो जाएगी। और जैसी यह बात होती है अब अनीता सुनने के बाद अपने पति की बात की हामी भर लेती, कहने लग जाती कि हमें भी वहीं ले चलो। ऐसी आप बात रविंदर सुन लेता है तो वह समझ जाता हमारा पूरा जो प्लान है अब कामयाब होने वाला है। अपनी पत्नी को जो था साथ लेने के लिए अच्छे समय का इंतज़ार करता है। तभी 30 जनवरी 2020 का दिन होता है, वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच अनीता को अपने साथ लेने के बाद जो होता दिल्ली जाता। दिल्ली जाने के बाद तुरंत एक बस पकड़ता है। बस पकड़ने के बाद रामनगर पहुंच जाता है। और वहीं पर बस स्टैंड पे जब उतरता है तो रामनगर के एक कॉफ़ी शॉप होता है, उसी कॉफ़ी शॉप में जाता है। अपनी पत्नी को एक चाय पिलाने की पूरी तरह से कोशिश भी करना शुरू कर देता है। और जब करने लगता अपने जेब से एक नींद की गोली भी निकालता है। निकालने के बाद उसी चाय में डाल देता है और उसकी जो पत्नी होती है अनीता चाय को पी लेती है। पीने के बाद उसको कुछ नींद सी आने लगती है। जब आने लगती है तो इसी भी उसका जो दोस्त होता है कुलदीप जो अपने ही
साले का जो कार होता है वह लेकर मौके पर पहुंच जाता है और कुलदीप आता है। आने के बाद भी शॉप में बैठ कर जो होता है कुछ बातें करता है और जब बातें करता देखता है उसकी जो पत्नी है उस समय अनीता को काफ़ी नींद आ रहा है और रविंद्र अपनी पत्नी को पकड़ने के बाद जो होता है कुलदीप के ले जाकर उसी कार में बैठा देता है और कार में बैठाने के बाद कुलदीप और रविंद्र दोनों कार को चलाना शुरू कर देते हैं। कार को चलाते चलाते रामनगर से कालडुगी की तरफ ले जाते हैं और देखते शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम में देखते हैं रास्ता पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। सुनसान जगह देखकर रविंद्र तो कार रोक देता है। रोकने के बाद अपने कार से उतरकर पीछे डिग्गी खोलता है तो उसी कार में उसकी जो पत्नी होती है काफ़ी गहरी नींद में सो रही होती है और रविंद्र जाता है पास रखा हुआ एक रस्सी लेता है। उसी रस्सी लेकर अनीता का गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रविंद्र और कुलदीप दोनों मिलकर एक जोता सहमति लेते हैं। सहमति लेने के बाद अपनी कार उसी समय चूना खान के रास्ते ले जाना शुरू कर देते हैं और जब लेने जाने लगते हैं तो बेलपोखरा की गांव तरफ पहुंच जाते। देखते हैं बेलपोखरा के गांव की साइड में काफ़ी झाड़ियाँ हैं। उसी झाड़ियों में ले जाकर अनीता को बॉडी को खींच कर ले जाकर एक झाड़ी में डंप कर देता। डंप करने के बाद रविंद्र जाता है अपने कार के पास। अपनी डिग्गी में से एक जोता लगभग 5-6 लीटर का मोबिल ऑयल काला क्रोसिन निकालता है। निकालने के बाद ले आकर अनीता के बॉडी के ऊपर काफ़ी छिड़क देता। छिड़कने पर उसकी बॉडी को वहीं पर आग के हवाले कर देता है जिसकी वजह से अनीता का बॉडी वहीं पर जलना शुरू हो जाता है। काफ़ी वक्त जलता है देखकर उसी समय जो होता है इनको पूरा विश्वास हो जाता है कि अनीता का जो पहचान है पूरी तरह से मिट गया है। और रविंद्र और साथ में आज होता है कुलदीप दोनों मिलकर दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली आने के बाद होता है जब रविंद्र अपने घर पहुंचता है देखता है उसकी जो अपनी दोनों सालियां हैं उसी समय उसके घर पर काफ़ी दिनों से मौजूद भी होती हैं। उसकी सालियां रविंद्र से पूछने लग जाती कि आखिर बहन अनीता गई कहाँ। रविंद्र कह देता है कि तुम्हारी जो बहन है ना जिस महिला के पास हम ले गए थे उस महिला ने तुम्हारी बहन को मुंबई ट्रेनिंग के लिए लगभग 6 महीने के लिए ले गई है। अब जैसे अनीता की जो बहन होती है खबर सुनने के बाद उनका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह समझ जाती कि अनीता का अब सपना पूरा होने वाला है। कुछ वक्त बीतता है। बीतने के बाद जो होता है जब भी अनीता की बहन अनीता के होती ना अनीता के मोबाइल पर जब कॉल करती तो मोबाइल की जो घंटी होता है अनीता के मोबाइल पर जाता क्योंकि अनीता का जो मोबाइल होता है रविंद्र लाकर अपने घर पर एक साइलेंट के मोड पर रख देता है और उसी पर जब कॉल करती तो कॉल रिसीव करने वाला तो कोई नहीं होता। लेकिन जब रविंद्र कॉल को देखता तो उसमें कॉल आया हुआ पड़ा होता और कॉल को जो होता मैसेज के थ्रू जवाब दे देता कि हम खुशी में हैं। और रविंद्र की जो साली होती जब इस खबर को पढ़ती थी खुश हो जाती चलो हमारी बहन कहीं भी है अगर खुशी भी तो पड़ी तो है। और इसी बीच जो होता है रविंद्र का ऐसे बात करते करते ऐसे ज़िंदगी गुजारते लगभग 10 से 12 दिन बीत जाते हैं। लेकिन 11 फरवरी 2020 का दिन होता है जब पुलिस के हत्थे जो होता है रविंद्र चढ़ जाता है। तो इसी बीच रविंद्र की जो साली होती है अपने जीजा के पास कॉल करती हैं। तभी उसका मोबाइल उठाने वाले वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं और उसी फ़ोन को जब रिसीव करते हैं तो तुरंत फ़ोन के द्वारा जो होता है अनीता के बारे में हत्या के बारे में सारी सच्चाई होता है दोनों की बहनों को बताते हैं तो उनकी पैरों तले ज़मीन से खिसक जाती है। वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों जब पुलिस के सामने रविंद्र सिंह आहूजा और साथ में कुलदीप सिंह के तहरीर पर जब यह पूरी बात आती है आने के बाद पुलिस की टीम बिना देरी किए जो होता है इन दोनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।